तो इकोनॉमिक्स जीके से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए क्या है, जो एनसीईआरटी बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन है ये आपके सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्वागत है आपका श्रेष्ठ एजुकेशन एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे पहले क्वेश्चन को। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा निक्षेप के औपचारिक स्रोतों में सम्मिलित है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, सहकारिता। तो अनेक व्यक्तियों या संसाधनों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलकर प्रयास करना ही सहकारिता यानी कोऑपरेटिव कहलाता है। ठीक है, समान उद्देश्यों की पूर्ति एवं निरपेक्ष के औपचारिक स्रोतों में सहकारी संस्थाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, इस हिसाब से बी ऑप्शन आपका राइट होगा, सहकारिता। अगला क्वेश्चन, मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, पूंजीवादी। तो मुक्त बाजार ऐसी आर्थिक व्यवस्था होती है जिसमें माल और सेवाओं की कीमतें खुले बाजार में निर्धारित होती हैं। पूंजीवाद उत्पत्ति के साधनों का प्रमुख भाग पूंजीवाद उद्योगों में कार्यरत होता है। आपको बता दें, इसमें निजी संपत्ति का अधिकार होता है जिसका प्रयोग व्यक्तियों के द्वारा स्वयं के लाभ के लिए किया जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। ठीक है, अर्थव्यवस्था यानी अर्थशास्त्र और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। इनकी किताब का नाम क्या है, द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, व्यक्तिगत आय। तो व्यक्तिगत आय व्यक्तिगत आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, इस प्रश्न में दो कथन दिए गए हैं जिनमें पहला अभिकथन ए और दूसरा कारण आर है। सही विकल्प चुनने के लिए उनका उपयोग कीजिए। अभिकथन क्या है, राष्ट्रीय आय का प्राकलन करते समय माता पिता द्वारा दी गई पॉकेट मनी को शामिल किया जाता है। और कारण आर, यह माता पिता से बच्चों को भुगतान के हस्तांतरण को निरूपित करता है। सी ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा। ठीक है, ए सत्य है परंतु आर, ए असत्य है परंतु आर सत्य है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय आय एक वित्तीय वर्ष के दौरान किसी देश द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य होता है। ठीक है, यह व्यक्तियों, परिवारों, फर्मों और उद्योगों की कुल आय का योग होता है। राष्ट्रीय आय में माता पिता द्वारा दी गई पॉकेट मनी शामिल नहीं होती। ठीक है, राष्ट्रीय आय में शामिल है क्या क्या शामिल है, मजदूरी, ब्याज, किराया, उत्पादन के विभिन्न कारकों के प्राप्त लाभ और विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। ए असत्य है परंतु आर सत्य है। अगला क्वेश्चन, मानक जनगणना परिभाषा के अनुसार निम्नलिखित में से किसे भारत में मुख्य कामगार के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, वह व्यक्ति जो कम से कम 183 दिनों तक काम करता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किस प्रकार की बेरोजगारी में व्यक्ति अपनी क्षमता से कम योगदान देता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी में अपनी क्षमता से कम योगदान व्यक्ति देता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी उस बेरोजगारी को कहते हैं जिसमें कुछ लोगों की उत्पादकता शून्य होती है, अर्थात यदि इन लोगों को उस काम से हटा लिया जाए तो भी उत्पादन में कोई अंतर नहीं आता। ठीक है, इसमें दोस्तों चक्रीय बेरोजगारी क्या है, चक्रीय बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जो मंदी के दौरान बढ़ जाती है और आर्थिक विकास के साथ गिरावट आती है इसमें। ठीक है, अनिवार्य बेरोजगारी क्या है, अनिवार्य बेरोजगारी यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करती है
जिसमें श्रमिक किसी दिए गए बाजार वेतन पर काम करने के लिए उत्सुक होते हैं। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में अंतिम वस्तुओं के लिए समस्त मांग के स्तर को निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा बनाई गई है? इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, पहला और दूसरा दोनों। ठीक है, यानी अल्पकाल में नियत अंतिम वस्तु कीमत और नियत ब्याज की दर को मान लेते हैं और समस्त पूर्णता लोचदार माना जाता है। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, उस ग्राफ को क्या नाम दिया गया है जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, बजट रेखा। ठीक है, तो बजट रेखा उस ग्राफ को कहते हैं जो दो वस्तुओं के उन सभी संयोजनों को दर्शाता है जिसे एक उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर और आर्थिक दृष्टि से आय के विशेष आय स्तर के भीतर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। वह योजना के नाम से प्रसिद्ध है। किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बॉम्बे। ठीक है, तो वर्ष 1944 में मुंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा भारत में एक नियोजित आर्थिक विकास व औद्योगिक विकास हेतु एक संयुक्त मसौदा तैयार किया गया जिसे बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसमें 8 उद्योगपति थे। ठीक है, बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। इनमें टाटा बिरला, जानम थाई जैसे शीर्ष उद्योगपति शामिल थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट होगा, बॉम्बे। अगला क्वेश्चन, भारत में नई आर्थिक नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष में पेश की गई थी? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1991। ठीक है दोस्तों, भारत में नई आर्थिक नीति यानी एनईपी 1991 में स्थापित की गई थी। इसकी शुरुआत 24 जुलाई 1991 को उस समय के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 24 जुलाई 1991। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वस्तु एवं सेवा कर। तो वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है। वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं दिया जाता किंतु जिसका बोझ हो कहीं ना कहीं उसी पर पड़ता है, अप्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। देश में तैयार किए गए वस्तुओं पर लगने वाला उत्पादन शुल्क, आयात या निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले सीमा शुल्क आदि अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं। ठीक है, पूंजीगत लाभ का उपहार कर तथा संपत्ति का प्रत्यक्ष कर के एक और महत्वपूर्ण उदाहरण। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपका राइट होगा, वस्तु एवं सेवा कर। अगला क्वेश्चन, डिजिटल परिसंपत्तियों पर आयकर के अलावा टीडीएस और उपहार कर भी होगा जिसका भुगतान प्राप्तकर्ता द्वारा कुछ शर्तों के आधार पर किया जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1%। ठीक है, तो भारत सरकार ने केंद्रीय बजट 2022 में यह बताया था कि आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के लेन देन को विनियमित करने का निर्णय इसमें लिया गया था। आपको बता दें, क्रिप्टो करेंसी, नॉन फंजिबल टोकन और अन्य आभासी डिजिटल परिसंपत्ति में निवेश को विनियमित करने के लिए आयकर अधिनियम 1961 में प्रावधान प्रस्तावित किए गए। ठीक है, इस हिसाब से डी ऑप्शन आपका राइट होगा, 1%। अगला क्वेश्चन,
भारत में मौद्रिक नीति कौन लागू करता है? इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता है? बी ऑप्शन आपका ऐड होगा भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 है। अब यदि यह विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का क्या होगा? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन ऐड होगा अवमूल्यन। ठीक है, तो अमेरिकी डॉलर और भारतीय रुपए के बीच विनिमय दर $1 बराबर 55 है। अब यदि विनिमय दर बढ़कर $1 बराबर 60 हो जाती है तो इस स्थिति में अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन हुआ। जब किसी देश की मुद्रा का किसी अन्य देश की मुद्रा अथवा अंतरराष्ट्रीय विनिमय के लिए मान्य मुद्रा की तुलना में मूल्य जो है दर कम कर दिया जाए तो उसे मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। ठीक है, इस हिसाब से ए ऑप्शन आपको ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पद एक ऐसे परिदृश्य का वर्णन करता है जिसमें एक अर्थव्यवस्था एक ही समय में मुद्रास्फीति और वास्तविक उत्पादन में गिरावट दोनों का सामना करती है? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा स्फीति जनित मंदी। अगला क्वेश्चन, भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ए ऑप्शन आपको ऐड होगा 1999 में। अगला क्वेश्चन, वित्त विधेयक 2023 के अनुसार पात्र स्टार्टअप सभी शेयरधारकों के संबंधित अवधि के दौरान बने रहने पर अपने निगमन के पहले 10 वर्षों के दौरान हुई हानियों को समायोजित करने और आगे ले जाने यानी सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में सक्षम होंगे, भले ही शेयरधारिता में बदलाव हुआ हो। 7 वर्षों की पिछली समय सीमा को बढ़ाकर कर दिया गया है। सी ऑप्शन आपको ऐड होगा 10 वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यह वक्र एक अर्थव्यवस्था में कपास की किसी निश्चित मात्रा के बदले अनाज की अधिकतम संभावित उत्पादित मात्रा तथा अनाज के बदले कपास की मात्रा दर्शाता है। इस वक्र को कहते हैं? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा सीमांत उत्पादन संभावना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन को व्यक्त करने का सही तरीका है? डी ऑप्शन आपको ऐड होगा। तो एक वर्ष के दौरान एक फर्म की माल सूची में परिवर्तन मूल्य वर्धित प्लस फर्म द्वारा प्रयुक्त मध्यवर्ती वस्तुएं माइनस एक वर्ष के दौरान फर्म की बिक्री को व्यक्त करने का सही तरीका। ठीक है, डी ऑप्शन आपको राइट होगा। अगला क्वेश्चन, 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पेश किया गया था? सी ऑप्शन आपको ऐड होगा फेरा, FERA। 1973 में भारत में विदेशी मुद्रा को विनियमित करने के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा पेश किया गया था। ठीक है, सी ऑप्शन ऐड होगा। अगला क्वेश्चन, आयात प्रतिस्थापन रणनीति को सामान्यतः कहा जाता है? बी ऑप्शन आपको ऐड होगा अंतर्मुखी व्यापार रणनीति। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उनके द्वारा शुरू की गई पंचवर्षीय योजनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन ऐड होगा। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मनमोहन सिंह ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना और अटल बिहारी वाजपेयी ये आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, भूमिहीन परिवारों के कम से कम एक सदस्य को एक वर्ष में लगभग 100 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी प्रदान करने के उद्देश्य से 15 अगस्त 1983 को निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम।
ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर में अंतर सर्वाधिक था? ए ऑप्शन आपका राइट होगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न आपके लिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से किसमें प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? चंडीगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे चैनल पर आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।